हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको पॉलिटेक्निक सन 2021 का पेपर सितंबर माह के पहले ही सप्ताह से शुरू होने वाला है। हम आपको टोटल 10 वीडियो होगा, 10 पार्ट में होगा, जहां पर लगभग 150 या 200 के आसपास क्वेश्चन होंगे। गारंटी है इन सारे क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है घन का, तो पहली बात घन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो घन का क्या होता है, तो घन का आयतन आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन, तो घन के आयतन का फार्मूला आपका हो जाएगा भुजा का घात 3। ये घन का आयतन का फार्मूला होगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सारे फार्मूले बताते भी रहेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। और उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये दो फार्मूले आपको घन के बारे में पता होना चाहिए। तो सवाल में क्या दिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो क्वेश्चन में दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका जो दिया है क्वेश्चन में वो है 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये क्वेश्चन में दिया है। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पृष्ठ, जबकि आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पे लिख सकते हैं 6 गुणे भुजा का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 384 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कट रहा है तो इसको काट देंगे, 6 से कट रहा है तो 6 यहाँ पे गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो काट दो। 6 से काटोगे तो 6 को 38 में भाग करोगे तो 6 छवा के 36, यहाँ पे 2 हाथ से जाएगा 24 और 6 चौको 24 हो जाएगा। तो भुजा का यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो जो भुजा का मान आएगा वो आपका आ जाएगा 8, क्योंकि 64 किसका वर्गमूल है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो भुजा आपका कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन में घन का आयतन। घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन का आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। घन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। हाँ दोस्तों, भुजा का क्यूब आपका हो जाएगा 8 और यहाँ पे घात 3। आपको पता है कि 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 8 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा। सेंटीमीटर का घात 3, या तो इसको आप घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 8 को 3 बार गुणा करने पर 512 ही आएगा, क्योंकि 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। दोस्तों ये सवाल हम समझा रहे हैं तो इतने बड़े में जा रहा है, जब इसको आप करोगे तो आपको वहाँ पे लिख के नहीं दिखाना है कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया। आपको आंसर से मतलब है, किसी भी तरीके आपको आंसर लाना है। जितना आप सॉर्ट कर सकते उतना सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ट्रिक सीखना है तो हमारी और भी वीडियो मैथ की पढ़िए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन का ट्रिक भी बताया गया है। पर ट्रिक जो होगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देगा आपका काम नहीं आएगा। तो इसलिए बेस जानना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। संख्याएं हैं 46, आपकी संख्याएं हैं 46 लिखा है, और आपका 64 लिखा है, आपका 87 लिखा है, 41 लिखा है, 58 लिखा है, 77 लिखा है, 35 लिखा है, 90, 55, उसके बाद है 33 है, उसके बाद है 92। ये सारी संख्याएं लिखी हैं, आपको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इन सारी संख्याओं को, जब भी क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालने की बात करेगा तो सबसे पहले इन सारी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या। तो देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका है 33। तो सबसे पहले आप 33 लिखोगे। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 33 से बड़ा आपका 35 है, तो उसके बाद आप 35 लिखोगे। 35 से बड़ा कौन है, तो 35 से बड़ा यहाँ पर 41 है, तो आप 41 लिखोगे। 41 से बड़ा यहाँ पे 46 है, 46 लिखोगे। 46 से बड़ा कौन है, तो 46 से बड़ा यहाँ पे आपका 55 है, तो यहाँ 55 लिखोगे। 55 से बड़ा क्या है, 58 है, तो यहाँ पर 58 लिखोगे। 58 से बड़ा आपका क्या है,
आपका 77 बड़ा है तो यहाँ पे 77 लिखोगे। 77 से बड़ा क्या है आपका 87 है तो 87 लिखोगे। 87 से बड़ा क्या है तो 87 से बड़ा आपका 90 है और 90 के बाद आपका 92 है। ये कौन से क्रम में लिखना है तो आपको पता होना चाहिए, ये हमेशा आरोही क्रम में लिखना चाहिए। आरोही क्रम कैसा क्रम होता है कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब आपको करना क्या होता है, आपको इनको गिन लेना है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लोग और छूट रहे हैं क्या, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हैं। 11 लोग हैं, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो 11 लोग हैं, यहाँ पर एक लोग को साथ नहीं लिखिए, कोई नहीं, आंसर आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। तो n बराबर कितना है, यहाँ पर 11 है। मतलब ये जो नंबर आ रहा है ये विषम संख्या आ रही है। जो नंबर आ रहा है वो विषम नंबर आ रहा है। अगर विषम नंबर आता है तो आंसर बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला कब लगेगा, जब विषम नंबर आएगा तब की बात कर रहे हैं। तो फार्मूला होता है n प्लस में 1 बटे में 2 वां पद। ये इसका फार्मूला होता है। कब ये फार्मूला लगेगा, जब संख्या नंबर जो होगा वो विषम नंबर होगा, तब ये फार्मूला आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे आंसर कर दोगे। n कितना है 11 और 11 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 12 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। 2 से 12 को काट दोगे क्या आ जाएगा 6, छठवां पद। तो 6 नंबर पे कौन सा पद है, तो 6 नंबर पे आपका जो है यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे आपका कौन सा है 58 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। हर एक टाइप का सवाल इसलिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ फार्मूले को याद करना है। आपको मेथड पता है, अगर आप फार्मूला भूल गए वहाँ पर तो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपको तरीका सीखना है। आप हर एक फार्मूले को नोट्स करते चलो और मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलो। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला हो गया, 2 फार्मूले पहले सवाल में बताए, हर एक टाइप के सवाल को बताते चल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये आपको आरोही क्रम में लिख लेना है, जिस कारण आपका आंसर एकदम 100% क्लियर आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि 50x² माइनस 2 का गुणनखंड क्या होगा। आपका क्या 50x का स्क्वायर माइनस में 2 का गुणनखंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले गुणनखंड करना है तो देखेंगे ये वाली संख्या और ये संख्या, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम 2 को कॉमन कर लेते हैं तो 2 को 50 से भाग करोगे तो आ जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर बचा, x² हो जाएगा और इस 2 को इसमें भाग करोगे तो 2 1 2 हो जाएगा। कॉमन करने का मतलब होता है भाग करना। 50 में 2 से भाग करोगे तो 25, x का स्क्वायर है तो ऐसे लिखा रहेगा। 2 को 2 में भाग करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 25 को अब क्या लिख सकते हैं 5, x का होल स्क्वायर माइनस में 1 पूरे का होल स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, a² माइनस में b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस में b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में b हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फार्मूला। तो यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे तो ये 5x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे और 5x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में कर देंगे। सेम इस फार्मूले के तरीके ही आपको तोड़ना है। फार्मूले में क्या देख रहे हो कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो यहाँ पर भी इन दोनों को एक प्लस में कर दो, इन दोनों को एक में माइनस कर दो। 2 तो आपने कॉमन किया ही है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि किसी वृत्त की समांतर स्पर्शियों की संख्या कितनी है। मतलब कोई भी वृत्त हो उस पर कितनी समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श की संख्या मतलब कितनी ऐसी रेखाएं जो समांतर खींची जा सकती हैं जो उसको टच करती हुई जाए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 95 अंश है और उनका अंतर 25 अंश है, तब त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है। मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ऑप्शन जैसे देख ही रहे हो, तो कौन सा है, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग। मान लेते हैं पहला कोण ए होगा, दूसरा कोण को मान लेते हैं बी।
इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा 95 अंश आ रहा है, और इनका अंतर मतलब इन दोनों को घटाने पर a माइनस में b, अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना, और इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 अंश आ रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाएं कौन सी होगी, मतलब तीनों कोणों का मान पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। इनको जोड़ोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा। a में a जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका 2a आ जाएगा, बराबर में 95 में 25 जोड़ोगे, 5 में 5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 और एक हासिल 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको काट दोगे तो a का जो मान आएगा 2 छंग 12, a का मान आ जाएगा आपका 60। a का मान 60 आ गया। अब b का मान निकाल लेते हैं। a का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, यहाँ पर a का मान रखोगे तो a की जगह पे क्या रखोगे 60 रखोगे, प्लस में b है तो यहाँ पर b रखोगे, बराबर कितना हो जाएगा 95 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर आपका हो जाएगा 95 हो जाएगा, ये प्लस 60 है, इधर भेजोगे माइनस में 60 हो जाएगा। तो b का जो मान निकल के आएगा 95 में से 60 घटा दोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो b का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 35 अंश आ जाएगा। a का मान आपका कितना है 60 अंश, b का मान 35 है, जबकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। मतलब एक मान आ गया 60 अंश और एक मान आ गया 35 अंश, और तीसरा मान हमें नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं यक्ष अंश। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ये आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम यहाँ पे अगर यक्ष को रोक लेंगे, ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 6 3 9, 95 हो जाएगा। इधर भेजेंगे बराबर की इस साइड तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 और 6 3 9। तो यक्ष बराबर आपका हो जाएगा 180 में से 95 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। तो यक्ष का मान आपका 95 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 17 में से 9 हो जाएगा 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 85 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 85 आएगा, 95 नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होगा, पहला कोण कितना है 60 अंश है, दूसरा कोण कितना है 35 अंश है, और तीसरा कोण कितना है 85 अंश है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सेक 70 अंश, जैसा कि क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सेक 70 अंश साइन 20 अंश प्लस कॉस 70 अंश और कॉसेक 70 अंश। कॉस 20 अंश यहाँ पे दिया है और कॉसेक 70 अंश दिया है। इसका मान निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, सेक, अगर इसको हम तोड़ दें, सेक 90 अंश माइनस में थीटा, तो यहाँ पे 70 है तो क्या घटाएं, यहाँ पे 70 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 20 घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। सेक 90 अंश माइनस थीटा, यहाँ पे सेक 70 अंश लिखा है तो 70 अंश को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 90 में से 20 गया 70 ही तो आएगा। तो सेक 90 अंश माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह पे क्या है 20 अंश है तो यहाँ पर 20 अंश हो जाएगा। ये गुणे में साइन है तो यहाँ पे साइन को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन यहाँ पर 20 अंश हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि साइन 20 अंश का जो मान होता है वो 1 अपान कॉसेक लिख सकते हैं। साइन 20 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान में कॉसेक 20 अंश। ये फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है 1 अपान में कॉसेक। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाइए, हाई स्कूल का जो मैथ का पूरा पेपर है बताए हैं, वहाँ का सबसे पहला जो वीडियो है वहाँ पर त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के सवाल आएंगे 100% आएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप जाकर ज़रूर देख लेना, लिंक नीचे पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, जाके सारे के सारे फार्मूलों को याद कर लेना है आपको। प्लस कॉस को हम तोड़ सकते हैं कैसे, कॉस यहाँ पर 20 अंश है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 अंश माइनस में यहाँ पे 70, क्योंकि 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। तो कॉस 90 अंश माइनस 70 हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक 70 अंश लिखा है तो इसको लिखा रहेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 अंश माइनस थीटा होता है साइन थीटा।
तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, 70 अंश है तो 70 अंश हो जाएगा। कॉसेक को हम तोड़ सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा, तो 1 साइन 70 अंश हो जाएगा। यहाँ पे अंश और ये हर से कट जाएगा, यहाँ अंश और यहाँ हर से कट जाएगा। यहाँ पर आपका 1 बचा और यहाँ पर 1 बचा, तो 1 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। फार्मूला डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है, पूरा का पूरा विस्तार से बताया है, जाकर सारे फार्मूलों को त्रिकोणमिति के नोट्स कर लेना, जिस कारण आपका फार्मूले में कोई प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सारे फार्मूले ज़रूर याद कर लेना, पहले बता दे रहे हैं। फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर 2x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस यम का एक गुणक x माइनस 2 होने के लिए यम का मान क्या होगा। आपका समीकरण एक दिया, गुणनखंड दिया है, 2x की घात 3 माइनस में 6x का स्क्वायर दिया है, प्लस में 5x लिखा है और प्लस में यहाँ पर यम लिखा है, ठीक है, का एक गुणक x माइनस 2 होने के लिए यम का मान पूछा है। x माइनस में 2 जो लिखा है ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मतलब समझना है। x माइनस 2 बराबर आप 0 कर दोगे, -2 को बराबर इस साइड में भेज दोगे, माइनस इधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इस वाले समीकरण में x का मान, कभी भी किसी भी समीकरण में अगर किसी वैल्यू का मान पूछ रहा है तो आपको इस तरह सा एक दूसरा समीकरण ज़रूर दिया होगा। आप यहाँ से x दिया हो या y दिया हो, मान निकाल कर यहाँ पे रखना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 5 गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे यम बराबर आपको 0 लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर यम हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 8 को 2 से गुणा करोगे 16, 6 को 4 से गुणा करोगे 6 चौको 24, प्लस में यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे यम हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ घटा देंगे इसको, कैसे, यहाँ पे ये प्लस में 16 में 10 जोड़ोगे, 16 और 10 26 हो जाएगा, 26 में से 24 घटा दोगे तो 2, और प्लस में यहाँ पर यम हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। प्लस 2 को उधर भेजोगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और यही तो आपको पूछा है। तो यम का मान आपका जो निकल के आएगा वो माइनस में 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक घनाभ की कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन में घनाभ दिया है तो घनाभ से रिलेटेड फार्मूले को समझ लेते हैं। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन का फार्मूला, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई, मतलब यल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आप इसको बोल सकते हैं। यल तब लंबाई और चौड़ाई, और ऊंचाई के लिए आप एच भी लिख सकते हैं, तो ऊंचाई, ये आपके आयतन का फार्मूला हो जाएगा। घनाभ का अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछेगा, घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आपका होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, प्लस में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होता है, प्लस में लंबाई और गुणे में ऊंचाई होता है। ये आपका घनाभ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला आपका होता है घनाभ का विकर्ण का फार्मूला। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब चौड़ाई का स्क्वायर, और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका घन के विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा। तो यही तो आपका दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई, जो आपकी भुजाएं की कोर दी है यही आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो लंबाई मान लेते चलो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 दिया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे
तो 16 9 25 और 144 में 25 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा। और 169 किसका वर्गमूल है? तो 169 वर्गमूल है 13। तो आपका जो 13 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से करती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होती है 2, उसके बाद आपका होता है 3, इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा। 10 पूछा है ना, तो 13 के बाद आपका हो जाएगा 17, 17 के बाद आपका 19 हो जाएगा, और 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद आपका 29 हो जाएगा। ये आपकी 10 अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। तो 29 हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे आरोही क्रम में पहले से ही लिखा है। आप ये मत सोचना कि हमने आरोही क्रम में क्यों नहीं लिखा। देख रहे हैं सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, ये आरोही क्रम में लिखा है, तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी समझ लो। ये जो 2 होता है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अगर पूछ ले, विषम अभाज्य संख्या, तो वो आपकी 3 होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पर नंबर कितने हैं? तो नंबर आपके दिए 10, ठीक है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आपने विषम तो देख लिया, अब सम वाला भी देख लो कैसे सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सम के लिए फार्मूला होता है माध्यिका का। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद प्लस में n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में होता है क्या? 2 होता है। ये होता है फार्मूला। सॉरी दोस्तों, जुखाम रखा है पर पेपर इतना नज़दीक आ गया, इसलिए आज ही पेपर को हमने तैयार किया। सारे के सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही सीरीज आपकी चलती रहेगी। बुखार तो आता जाता रहेगा पर पेपर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। थोड़ा जुखाम है वो ठीक हो जाएगा अपने आप। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ n का मतलब क्या है? 10। तो 10/2, 2 से 10 में भाग करोगे क्या आ जाएगा? 5वां पद। यही तो आएगा, 2 से 10 में भाग करोगे 5वां पद। यहाँ पे 10 में 2 से भाग करोगे 5, 2 पंचे 10, और 5 में 1 जोड़ दोगे क्या? 6वां पद। और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आपका 2 तो दिया है ना, तो यहाँ पर बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो 5वें नंबर पे क्या है? 1 2 3 4 5। 5 नंबर पे आपका 11 है, और 6 नंबर पे आपका क्या? 13 है। 11 प्लस में 13 बटे में 2, और 13 में 11 जोड़ोगे हो जाएगा 24, और 24 को अगर 2 से भाग करोगे तो आपका जो मान आ जाएगा, माध्यिका आपकी क्या आ जाएगी? 12, और 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, और लगभग 5 या 6 दिन के अंदर लास्ट में एक दिन मैराथन चला देंगे, जहां पर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डाल देंगे। आपका पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक इससे बाहर मैथ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जितना कहें उतना भी कम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पॉलिटेक्निक के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में 6 नंबर लिखा है, वो आपका जहाँ से क्वेश्चन उठाए वहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक वर्ग आया है और एक वृत्त आया है। तो इन दोनों के फार्मूलों को समझ लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है आपका √2 गुणे में भुजा होता है। उसके बाद कौन सा शब्द है? वृत्त दिया, तो वृत्त के बारे में भी समझ लो। वृत्त की परिधि आपका फार्मूला होता है, परिधि बोले या परिमाप, फार्मूला होता है 2πr होता है।
वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा नहीं था कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूले भी बताएंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब जो वृत्त की परिधि दिया है 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 और गुणे में भुजा होता है। ये तो हमने बताया वर्ग का जो परिमाप का फार्मूला होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोले जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो वर्ग का भुजा कितना दे दिया 11 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 11, 11 को 4 से गुणा कर दोगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। यहाँ पे 4 गुणे 11 क्यों रखें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, इसका मतलब वर्ग की भुजा आपका 11 सेंटीमीटर दिया, तो 11 को 4 से गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये आपका वर्ग का परिमाप आ गया। अब क्वेश्चन में बोले हैं कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप है ये वृत्त के परिमाप के बराबर है, वृत्त की परिधि के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोले हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया आपका 44, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 गुणे पाई और गुणे में होता है आपका आर। तो ये हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे पाई का मान होता है आपका 22 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 और गुणे में हो जाएगा आर। 22 को 2 से गुणा करोगे, 22 दूना 44, ये 44 से ये 44 कट जाएगा। तो आर बराबर आपका 7 इधर भाग में है तो इधर भेज दोगे तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हम बाद में हटा देते हैं, क्वेश्चन हमको सॉल्व भी करना रहता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो जाएगा 22 और बटे में 7 हो जाएगा, आर का मान 7 और गुणे में 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। फिर 22 को अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर आपको 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। टोटल लगभग सितंबर, आपका पेपर सितंबर माह से शुरू हो रहा है, सितंबर तक लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चन करा देंगे और इससे बाहर मैथ में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उन फार्मूलों को ज़रूर नोट कर लेना जिस कारण आपको किसी भी फार्मूले में प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।